नमस्कार। नई धारा और राजकमल प्रकाशन के इस विशेष आयोजन में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों से आज नई धारा की पहली मुलाकात है उन्हें मैं बता दूं कि नई धारा एक प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यिक पत्रिका है जो 1950 से निरंतर प्रकाशित हो रही है और पिछले कुछ वर्षों में नई धारा ने डिजिटल माध्यम के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई तरह के साहित्यिक कार्यक्रम हम आप तक लेकर आए हैं जिनमें संवाद श्रृंखलाएं, पॉडकास्ट्स, हिंदी लिटरेचर फेस्टिवल्स और लोक संगीत से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ये वर्ष हमारे लिए बेहद ख़ास है क्योंकि हमारी शुरुआत 1950 में हुई, तो ये 75वां वर्ष है नई धारा का। और इस वर्ष हम बहुत से ख़ास साहित्यिक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिनमें से एक आज की ये गोष्ठी है। तो आप नई धारा से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से। आज हम हिंदी साहित्य की, हिंदी कविता की कुछ नई आवाज़ों को सुनने यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये वो आवाज़ें हैं जिन्होंने अपने शिल्प और अपनी रचनात्मकता के लिए तो एक ख़ास पहचान बनाई ही है, साथ साथ समकालीन चिंताओं और संवेदनाओं को एक तीव्र स्वर अपनी कविताओं में दिया है। और इनके लिए हमें बेहद खुशी है कि आज हम इन सबको आपके समक्ष लेकर आ पा रहे हैं। और हमें इस बात की भी खुशी है कि इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जो नई आवाज़ें काव्य प्रतियोगिता के ज़रिए पुरस्कृत हैं, जो कि एक काव्य प्रतियोगिता है जो नई धारा हर वर्ष युवा कवियों के लिए चलाती है और ये राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। तो बिना ज़्यादा विलंब किए मैं एक एक करके इन कवियों को आमंत्रित करूँगा कि वो अपनी कुछ रचनाएं हमारे सामने रखें। सबसे पहले मैं सत्यम तिवारी को आमंत्रित करूँगा। 21 वर्ष के सत्यम गढ़वा झारखंड के रहने वाले हैं और फिलहाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्यापन से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी कविताएं वागर्थ, सदा नीरा, समकालीन जनमत जैसी कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं और 2023 में नई धारा ने इन्हें नई आवाज़ें पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो सत्यम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं नई धारा और राजकमल प्रकाशन का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और फिर बिना किसी विलंब के मैं कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूँ। पहली कविता है हारे हुए बुद्धिजीवी का वक्तव्य। मैं माफ़ी मांगता हूँ जैसे हिम्मत मांगता हूँ, मेरे कंधे पर बेलगाम वृतृष्णाएं, मेरा चेहरा हारे हुए राजा का रनिवास में जाते हुए, मेरी मुद्रा भाड़ में जाते मुल्क की नाव जले सैनिक का मेरा नैराश। मैं अपना हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि संतोष परम सुख है या मृत्यु में ही मुक्ति मिलती है। मैं खुली आँख से जीना और बंद आँखों से मरना पसंद करूंगा। मैं काठ का एक घोड़ा, एक तीर का दूसरा शिकार, मेरे बुझने से पहले की लपट पर लानत हो, अगर रस्सी ना हो तो उसके बल को भी मैं ठोकर मारता हूँ। यह कौन ध्वजा उठाए दुनिया को चपटी करता है। मैं नहीं मानता कि मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैं जाऊँगा तो कम से कम 2-4 को अपने साथ लेता जाऊँगा। अगली कविता है इलाहाबाद। तय तो यही हुआ था घोर असहमति के साथ, जब भी वर्षा होगी हम यात्रा पर निकलेंगे। असबाब उतना ही रहेगा जितना एक नाव पर सिमट आए। भटकाव की सहूलत मिलेगी और निरपराध की भावना। फिर भी कैसे तुमने मेरे रेतीले अस्तित्व को पग पग पर भसकाया।
जैसे रेत से घर नहीं बन सकता, जैसे हम चाहते भी तो उसमें रह नहीं पाते। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बरसातें बीती, इलाहाबाद डूबता रहा आकंठ और सिर्फ नूह का जहाज बचता रहा। दोबारा तुम्हें मैंने कोसने के क्रम में ढूंढा, तुम्हें नहीं पाता तो किसके आगे पटकता थाली। हाथ नहीं फैलाता तो कैसे दिखाता कि पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए सत्तू, करने के लिए याद। अगली कविता है खराब टेलीविज़न पर पसंदीदा प्रोग्राम देखते हुए। दीवारों पर उनके लिए कोई जगह न थी और नए का प्रदर्शन भी आवश्यक था। इस तरह वे बिल्लियों के रास्ते में आए और वहाँ से हटने को तैयार न हुए। यहीं से उनकी दुर्गति शुरू हुई। उनका सुसज्जित थोबड़ा बिना ईमान के डर से बिगड़ गया। अपने आधे चेहरे से आदेशवत हंसते हुए वे बिल्कुल उस शोकाकुल परिवार की तरह लगते जिनके घर कोई नेता खेद व्यक्त करने पहुंच जाता है। बाकी बचे आधे में वे कुछ कुछ रुकते फिर दरक जाते। जब हम उन्हें देख रहे होते हैं, वे किसे देख रहे होते हैं, ये सचमुच देखे जाने का विषय है। क्या 7:30 पर एक अधपकी कच्ची नींद लेते हुए उन्हें अचानक याद आता होगा कि यह उनके पसंदीदा प्रोग्राम का वक्त है, या हर रविवार दोपहर 12 के आसपास प्रसारित होती कोई फीचर फिल्म या कार्यक्रम चित्रहार देखकर उनकी ज़िंदगी रिवाइंड होती होगी। मसलन कॉलेज के दिनों में सुने हुए गीतों की याद, या गीत गाते हुए खाई गई कसमों की कसक। टिन के डब्बे नहीं हैं टेलीविज़न, फिर भी उन्होंने वही चाहा जो घड़ियां चाहती रही हैं इतने दिनों तक, घड़ी दो घड़ी दिखना भर। यानी कोई उन्हें देखे सिर्फ देखने के मकसद से, जिसे हम मजाक मजाक में टीवी देखना कह देते हैं जब बिजली गुल हो। उस वक्त उन्हें देखने से शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो तब नहीं दिखता जब टीवी देखना छोड़कर लोग तमाशा देखने लग जाते हैं जो टीवी पे आता है। अगली कविता है हैप्पीली एवर आफ्टर। हम चाहते थे अंत में नायक ही विजयी हो, लेकिन जो विजयी हुआ उन्होंने उसे ही नायक घोषित कर दिया। अब की बार भी सिनेमा में समय से अधिक पैसों की बर्बादी खली। वही हुआ फिर। उन्होंने अपना नायक पहले से चुन रखा था। कहानी जो चाहे रुख ले, ऊंट किसी भी करवट बैठे, राजगद्दी पर उनका ही नायक बैठेगा। नायिका भी उसी के हिस्से आएगी, दिलों में प्यार उमड़ेगा बस उसके ही लिए। और हमारा हीरो ठीक हमारी तरह सिनेमा में नंगा, एक नंबर का लफंगा, मरकर अमर होने का उसका सपना बेहतर चरित्र निर्माण की तरह इस बार भी अधूरा रह गया। अव्वल तो उसे अपना हाथ अपनी जेब में रखना था और एक सुस्त उबाऊ संगीत के मद्देनज़र सड़कों पर खासकर मध्यम रोशनी में एक तयशुदा चाल धीमे धीमे चलना था। आखिर वह हमारा हीरो था, किसी गली का लफंगा नहीं। अगर होता तेज तेज कदमों से चलता, फिल्म से कब का बाहर निकल जाता। लेकिन वह जानता है लाख इंटरवल बदलकर भी वह फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं बदल सकता। बेहतर तो यही होता दर्शक ऐसा कोई भी अंत मानने से ही इनकार कर देते जो उनकी असल जिंदगी के विरोधाभास में है। अगली कविता है संक्रमण। रेखा के उस पार सब संदिग्ध थे। इस तरह वह लंपट था और मुहफट, सूचियों से नदारद, चौकसी से अनजान। वह जिस देवता को फूल चढ़ाता उसकी कृपा चट्टानी पत्थरों के बरक्स धुलकती। उसकी प्रार्थना
अंधेरी काली सड़कों सी अंतहीन, जहाँ भूपति ही त्राधिपति हो, वहाँ फांसी के फंदे पर, गिलोटीन के तख्ते पर, उन्मादियों के झंडे पर वह किसके भरोसे चढ़ा। अगर उसे अपने ही गुनाहों की सज़ा मिली तो उसका होना इतना भी बुरा नहीं होता। वह जो समय रहते कालातीत हो गया, उसके लिए मैं ठीक इस जगह पर एक पंक्ति भी नहीं सोच सका। यह कितना गलत होता अगर उसके बारे में मैं गलत होता। यह कितना गलत होता अगर इसके बारे में मैं सही होता। बात गुलमोहर और अनजान गलियों की नहीं है तो यह जीवन और मृत्यु में श्रेष्ठता बोध की भी नहीं। लेकिन जब लोग कहते हैं कि उन्हें जीना पड़ा, तो लगता है कि मरने को मिला होता तो मर गए होते। अगली कविता है 20 बरस बाद। जो जहाँ है वहाँ नहीं मिलेगा। मरीचिकाएं अब एक पुरानी सदा हैं और उठे हुए हाथ हवा में गिर जाते हैं। तय करना मुश्किल है ऐसे में मनुष्य की गति, शुरू ही होता है जिसका कालखंड 20 बरस पूर्व। बर्फ के टुकड़े सा चला है मेरा प्यार और दूर है तुम्हारा हाथ, इतना दूर वास्तुनिष्ठ सत्य जितना वास्तु से, चश्मा आँख से पानी का, कि हाथों हाथ लिया जाएगा फौरी सुझाव और साक्ष्यों के अभाव में मिलेगी माफ़ी। निर्देशक छूटे हुए दृश्य से पल्ला झाड़ेगा, निर्माता अनाकर्षक किरदार पर डालेगा पर्दा। 3 बार दिन में लोटे से जल देगा और रुकने के आग्रह पर चल देगा। देवता ऐसे आएगा कविता में जैसे दुर्घटना का साक्ष्य छुपाने को बिल्ली, उलट दिशा में दौड़ने लगेगा तुम्हारा अंतःकरण। 2 और कविताएं हैं। एक निर्वैयक्तिकता, एक पुनर्विचार। हर जिम्मेदारी से भागने वाला यही तर्क देता है, महानता का पैमाना नहीं, इसलिए निर्वैयक्तिकता को देखो कथनी करनी में अंतर की तरह। एक आदमी बायां हाथ देकर दाहिने मुड़ जाता है, उसका इंडिकेटर खराब था कि मंशा। आत्मरक्षा में आए दिन होती है हत्याएं, अनजाने एक पत्ता भी नहीं हिलता। जहाँ रात नहीं ढलती, जहाँ सूरज नहीं निकलता, बिना गए ही वहाँ जा रहे हो कभी, ऐसा क्या पालोगे। इस खराबे से अलग, उस खराबे में जुदा, ठोस भी होगा जो और उपयोगी भी। अपनी कल्पना के कक्ष से बाहर निकलो, देखो कल्प वृक्ष गायब हो चुका है। देखोगे तो दिखेगा कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और दोषारोपण के लिए न असुर हैं न अप्सरा। और एक आखिरी कविता है जिसके बाद मैं, कविता का शीर्षक है क्यों नहीं बिक रहा है जेएनयू में अचार। और यहाँ प्रस्तुत घटना का जीवित और मृत दोनों ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, घटना और स्थान से भरा पूरा संबंध है और किसी भी तरह की समानता के लिए लेखक स्वयं ही जिम्मेदार है। हरिदास चक्रवर्ती की चाय नहीं बिक रही, सिंह चाबी वाले की चाबी, अचार वाले का नहीं बिक रहा अचार। दिन की 3 चाय पीकर सोचता है जो वह नहीं जन्मता सन 1987 दिसंबर की पहली तारीख को शीशे पर नाम लिखने जितनी सर्द में, तो वर्षा नहीं होती झमाझम बिना घुने भुनता गेहूँ। लक्ष्मण मरते हाय हाय करते, चाय चाय करते मरता चक्रवर्ती हरिदास। बीतते हैं इसी तरह उस देश में दिन दशक, सोम रस में, अमंगल में मंगल, भाटा में बुद्ध, ज्वार में भी गुरु मध्यम मध्यम, चरैवती चरैवती चरती है भेड़े अंधिया नक्षत्र में। अगर नहीं खाता शनिवार की खिचड़ी, शनि से बचते याद करते खिचड़ी के 4 यार, चटनी चोखा पापड़ अचार, तो कैसे चलता भाई अपना नाम तो बता दे। मोहम्मद अशरफ, हाँ मोहम्मद अशरफ तेरा व्यापार। और जब रवि के कोप से बचते
जो शनि के मुकाबले 7.5 गुना है। उसे नहीं बुलाता पुराने आलू का तंदूरी पराठा, जहां अचार नहीं देते चावल दाल के साथ। पराठे पर कम पड़ गया तो चटनी में ज़रूरत पड़ सकती है। आदि गंभीर विषयों के बीच जब दुकानदार कहता है कि कमाल है, यहाँ घोड़े को जलेबी खिलाने ले जाने का इश्तिहार चिपका है और आपको पाद की जगह स्वाद की पड़ी है, तो फिर नहीं गुम जाती बीच रास्ते में उसकी चाबी, जो किस्मत से किस्मत नहीं कमरे का ही दरवाज़ा खोलती है। लाइब्रेरी के समीप लगी कच्चे कांसे की प्रतिमा, जिसके कंधे पर चिड़ियाँ, जिसकी हाथ में किताब, जिसके चेहरे पर विजय राज की आवाज़ में कौआ हगा। पार्थ सारथी की चट्टानों को जो समझता है पारसनाथ, और खुद को सूली चढ़ने से पहले का जीसस क्राइस्ट। जेएनयू में तो भटकने लायक जंगल भी नहीं है, भटकने लायक आसमान ही कहाँ है हिंदुस्तान में। भूलने लायक बात का चेहरा भूलने में असुविधा होती है। चाबियाँ बनाने जितेंद्र सिंह यह क्यों नहीं बताता कि दिल चकनाचूर होकर रोशनदान नहीं बन जाता, और आयु के 72वें बरस में वह 24 इंचिया साइकिल को फेफड़े से खींचता हुआ क्यों इकट्ठा कर रहा है हार्ट के ऑपरेशन वास्ते रुपया, जिससे गांव देहात के बच्चे कैंचियाँ चलाना सीखते हैं। क्या वह नहीं जानता कि ऐसा करना गोईठा में घी सुधाना है, जैसा उसकी बीमा कंपनी घर परिवार से लेकर शुभचिंतक सरकार तक कह रही है। दुनिया फिर भी आश्चर्यजनक तरीकों से काम करती है। जिसे पास का नहीं दिखता उसे दूर का दिख जाता है, पर इसकी शिकायत करने की बजाय उन्हें लगभग सम्मान के साथ पास बुलाकर स्पष्ट करता कि सुनाई नहीं दे रही है उनकी भविष्यवाणी, कि दिखाई नहीं दे रहा है उनका भैसा। अरे प्रभु, जरा नज़दीक तो आइए। वह भूल गया था यह दिल्ली है, दिल्ली की जो निगलते न बने, और उगलना तो उसका नामुमकिन था ही। भाग निकलना ना निगलने का विकल्प न था, न उगलने का उफनते जाना। यहाँ जो देश की जय करते थे वही देशवासियों की क्षय करते थे। यह दिल्ली के लिए दिल में जगह बनाने या मौका इमरजेंसी में काम आने से ज़्यादा आसान काम था। एक संगठन लिखता था शिक्षा जीवन के लिए, दूसरा बेपूछताछ उस जीवन को वतन के नाम कर देता था, जैसे वह जीवन न था, अतिक्रमण था सरकारी ज़मीन पर, या थी बेनामी संपत्ति, बुलडोजर था। वह देखता था उबड़ खाबड़ रास्ते, वह पाता था जात कर रखी अपनी ज़ुबान। धारा से ऐसे ही नहीं कटा वह, कटी नहीं जीभ उसकी ऐसे ही। महीनवारी स्टेशन जाना ही इन दिनों है उसका मोक्ष, और प्लेटफॉर्म पर बैठे अजनबियों में से ही निकल कर आएगा कोई परमहंस, और छिड़ेगा यहीं पर यहीं रह जाने की व्यवस्था पर विमर्श। और आखिर में वह उसे कन्विंस करके ही मानेगा कि घर न जाने में ही उसकी भलाई है, दिल्ली ही सबका आशियाना है, और रुसवाई कहाँ नहीं है। जैसे शांति के इस अनिकेत में, रूठी रुतों के दूतावास में, जिसे ताजमहल समझा जा रहा है वह भी कुतुब मीनार ही। जगह जहां हर दूसरे दिन तीसरा फ्रंट खड़ा हो जाता है, संस्था जहां शिक्षक कक्षाओं से अधिक परिचर्चा पर मिलते हैं, जहां माफ़ कीजिए लेकिन कोई परिसंपत्ति नहीं लुटती, और परि से सिर्फ परिवार ही नहीं बनता एकमात्र शब्द, परिभाषित भी होती है जहां कथा इस मैं की जो वह नहीं है। कथा जिसमें छात्र प्रशासन से अधिक छात्रों से लड़ते हैं, और पेरियार जहां चीख चीख कर जय श्री राम कहते हैं। कथा जिसमें सर्द होती है तो पूरी दिल्ली को जुकाम आ जाता है, और बुद्ध जहां फंस जाते हैं ट्रैफिक जाम में तो नक्सलबाड़ी, फूलपुर, अलीगढ़ से बचकर निकलना पड़ता है। जगह जहां ऐसा उदाहरण बनाया जाता है कि वह दूसरों के लिए उदाहरण न बन पाए, और होने को अगर हो भी जाए कोई अपराध उसके हाथ तो दुर्घटना का कोई कारण दैवीय न रह पाए। वहाँ क्यों नहीं बिक रही है हरिदास चक्रवर्ती की चाय, सिंह चाबी वाले की चाबी, और अचार वाले का आखिर क्यों नहीं बिक रहा है अचार। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, आपकी कविताओं के सरोकार हम तक पहुँचे और जो जायज़ गुस्सा उसमें झलक रहा था वो भी हम तक पहुँचा। अब मैं आमंत्रित करूँगा एकता वर्मा को। एकता वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधरत हैं। कविताओं के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर लिखती रही हैं। वह रमा मेहता स्मृति लेखन पुरस्कार 2024 और नई आवाज़ें सम्मान 2024 से सम्मानित। शुक्रिया कार्तिकेय। सभी साथियों को नमस्कार। कविता है, शीर्षक है जिसका समाज उन्हें मर्दाना कहता है। ये कविता प्राची निगम का जो केस हुआ था आप सबने देखा था, वो टॉप पर रही थी और फेशियल हेयर्स की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मजाक किया गया था। उसको केंद्र में रख के कविता लिखी गई। समाज उन्हें मर्दाना कहता है, जो राजाओं के युद्ध से लौटने का इंतज़ार नहीं करती, उनके पीछे जौहर नहीं करती, बल्कि निकलती हैं संतान को पीठ पर बांधकर, तलवार खींचकर रणभूमि में। समाज उन्हें मर्दाना कहता है, जो थाली में छोड़ी गई जूठन से संतोष नहीं धरती, जो अपनी हथेलियों से दरेर कर तोड़ देती हैं भूख के जबड़े, जो खाती हैं घर के मर्दों से ड्योढ़ी खुराक और पीती हैं लोटा भर पानी। समाज उन्हें मर्दाना कहता है, जिनके व्यक्तित्व में स्त्रियोचित व्यवहार की बड़ी कमी होती है, जिनकी चाल में सिखाई गई सौम्यता नहीं है, स्त्रीत्व नहीं बल्कि गुरुत्व के अनुकूल, जो धमक कर चलती हैं, टांगे खोल कर पसर कर बैठती हैं, जिनके खून की गर्मी सारे षड्यंत्रों के बावजूद शेष है। समाज उन्हें मर्दाना कहता है, जो गरज सकती हैं, क्रोध में बरस सकती हैं, आशंकाओं से निश्चिंत, जो अपनी जंघाओं पर ताव देकर खुलेआम चुनौती दे सकती हैं, भरी सभा मूछें ऐंठ सकती हैं, मूछदार बेटियां जन सकती हैं। समाज उन्हें मर्दाना ही कहता है। वे मर्दानगी के खूंटे में बंधी सत्ता को उसके नुकीले सींगों से पकड़कर दूहती हैं। घर की इकलौती कमाऊ लड़कियों से लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री अथवा देश की प्रधानमंत्री तक, वे सभी औरतें जो नायिकाओं की तरह सापेक्षता में नहीं अपितु एक नायक की भांति जीती हैं केंद्रीय भूमिकाओं में, यह समाज या देश मर्दाना ही कहता है। दूसरी छोटी सी कविता, राम राज्य। राम के वन प्रवास पर सीता ने कहा राम, सीता के प्रवास पर राम ने कहा राज्य। इस तरह राजा राम हुए, इस तरह राम राज्य हुआ। अगली कविता शीर्षक है रोटियां। रोटियों की स्मृतियों में आँच की कहानियाँ गमकती हैं। अम्मा बताती हैं, सिसौरी के ईंधन पर चिपचिपाई सी फूलती हैं रोटियाँ, सौंफला पर सिकी रोटियाँ धुआं पकती हैं चटक चटक, नीम के ईंधन पर कसैली सी करवाती हैं रोटियाँ, पर अरहर की जलावन पर पकती हैं भीतर बाहर बराबर। अम्मा का मानना है, शहर रोटियों के स्वाद नहीं जानते। स्टोव की रोटियों में महकती है किरोसिन की भाप और गैस पर तो पकती हैं कचाती बेस्वाद बेकाम रोटियां। रोटियों की इन सौंधाती किस्सा गोई के बीच मेरे सीने पर धक से गिरता है एक सवाल, सवाल कि गाज़ा की रोटी कैसी महकती होगी। गाज़ा की रोटी कैसी महकती होगी जिसे सेक रही हैं बुर्का नशी औरतें ध्वस्त इमारत के बीचों बीच, उन्हीं इमारतों का फर्नीचर जलाकर। क्या गाज़ा की रोटियों में महकता होगा खून अजवाइन की तरह बीच बीच में, कि राशन के कैंप में रक्त रंजित लाशों के बीच से खींच कर लाई जाती हैं आटे की बोरियां। क्या किसी कौर में किसक जाती होगी कोई चिर परिचित आह कि चूल्हे के ठीक नीचे मलबे की तलहटी में दफन हो गए उस परिवार के 7 लोग एक ही साथ। इन रोटियों को निगलते हुए गले में अटकता होगा उन किताबों का अलिफ, गृहस्थी की सबसे व्यर्थ सामग्री की तरह, जिन्हें सुहूर की दाल बनाने में चूल्हे में झोंक दिया गया। क्या गाजा की रोटियां कचाती सी तालू में चिपकती होंगी कि पूरा देश जल जाने के बावजूद
दुनिया देखती है फिलिस्तीन की तरफ, अब भी बहुत ठंडी सूखी आंखों से। अगली कविता है अदरक। ये रसोई सीरीज से एक कविता है, अदरक। इनकी देह दुखों की अंतर्मुखी गांठों से बनी थी, जिन्होंने अपनी कब्रों की मिट्टी ठेल कर अपनी देह के लिए जगह बनाई थी। ये आतताइयों का चरित्र पहचानते थे और उनके द्वारा कच्चा चबाए जाने के खिलाफ सुख की जिह्वा पर कसैलेपन की तरह उतरते थे। वे आघातों को अपनी छाती पर सहते थे। इनका आखिरी कतरा प्रतिबद्धताओं की तीखी गंध से महकता था। वे रक्तबीज जैसे थे, उनके टुकड़े जहां गिरते हुजूम की शक्ल में वहीं से उगाते। उनका शरीर लोहे के तंतुओं से बना था, उनको तोड़कर बंदरबाद करना आसान नहीं था। एक दिन इनमें से किसी ने, जिसके पिता का नाम शंबूक था, ने किताब का आखिरी पृष्ठ पलटकर कहा, यह कहानी हमारी नहीं है, इस इतिहास को जला देना चाहिए। द्रोणाचार्य की संतानों वाली सभा चीख उठी, खी 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 खी। एक औरत ने, जो अहिल्या की परपौती थी और मेडुसा की नातिन, ने कहा, मेरी योनि एक मजदूर की तरह खटते हुए असंतोष का नारा उछालना चाहती है, बलात्कृत कामनाओं के नीचे दबा सुख का स्पंदन खोज लाना चाहती है। देवराजों की सभा चिल्लाने लगी, नुकीले दांतों से नोचने फाड़ने लगी, छी छी दुर्दांत पतिता। जंगल से खदेड़ी गई जातियों का एक वारिस राजधानी के शिक्षण संस्थान में शोध प्रबंध में उद्धृत करने लगा अपने पुरखों के हत्यारों की सूची। साक्षात्कार समिति चीखी, खी 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 खी, खारिज करो, फेंको, बाहर करो। ये तिरस्कृत, बहिष्कृत, अपमानित होती जातियां चाहती तो एक तटस्थ समझौतावादी जीवन चुन सकती थीं, लेकिन सहमति में झुके सरों के बीच, जहां असहमत की उंगली उठाना अपराध हो, वे ओखली में सिर डालकर मुसलों को चुनौती देना धर्म की तरह चुनते हैं। वे अदरक की तरह जीते थे। इनके होने भर से आतताइयों की नंगई ऐसे उगड़ती थी कि वे चीखते, उछलते, दांत नाखून दिखाते, बंदरों के हुजूम की तरह दिखते। वही बंदर जो अदरक का स्वाद नहीं जानते। दरअसल सभ्यता के विकास क्रम में पिछड़े इन अमानुषों के लिए स्वाद भोग का विषय है, जबकि मेहनत कशों के लिए वह संघर्ष का पर्याय था, जिन्होंने अपनी जिह्वा पर रोटी से कहीं ज़्यादा आंसुओं के स्वाद को चखा था, पसीने और पेशाब को चखा था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एकता। गाज़ा की रोटियां कैसे पक रही हैं और कौन उन्हें खा रहा है और किन हालातों में खा रहा है, इस पर हमारा ध्यान इनकी एक कविता ने बहुत पावरफुल तरीके से आकर्षित किया। हमारे अगले कवि हैं पराग पावन। पराग जौनपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे और फिलहाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं। उनका लेखन हिंदवी, सदानीरा और समकालीन जनमत समेत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। स्वागत है आपका पराग। एक कविता है छोटी सी, मतलब है। मतलब है सब कुछ पा लेने की लहूलुहान कोशिशों का, थकी हुई प्रतिज्ञाओं और उपलब्धियों के लिए तुम्हारी उदासीनता का गहरा मतलब है। जिस पृथ्वी पर एक दूब के उगने के हजार कारण हो, जिस पृथ्वी पर एक दूब के उगने के हजार कारण हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी इच्छाएं यूं ही मर गई एक रोजमर्रा की दुर्घटना में। एक दूसरी कविता है तुम्हारी आंखें। इतनी सुंदर हैं तुम्हारी आंखें, मुझे कुछ और चाहिए जो कहा न गया हो आंखों के बारे में। इतनी सुंदर है तुम्हारी आंखें, मुझे कुछ और चाहिए जो कहा न गया हो आंखों के बारे में। इतनी सुंदर आंखों से कितनी सुंदर दुनिया दिखती होगी। और तुम्हारा काजल, ओह जैसे पानी पर पानी बरसता है, अपनी ही उछाल को उत्सव में बदलते हुए।
एक दूसरी कविता है धूप। धूप। मेरी पीड़ा छू मंतर कर ओरी से बौछार के जैसी हंस जाती हो, कस जाती हो जीवन के ढीले तारों को। मेरी पीड़ा छू मंतर कर ओरी से बौछार के जैसी हंस जाती हो, कस जाती हो जीवन के ढीले तारों को। तुम मैना के नाज उठाओ, तुम नीरस निबंध तक गाओ, फूल के झगड़े तुम सुलझाओ, फिर अबोध मुस्कान ओढ़कर मुझसे जब तक पूछ रही हो कितनी सुंदर धूप, इतनी सुंदर धूप। एक दूसरी कविता है बड़ा भाई। जेठ की लू में जब फरसवाह भी धूप ढलने का इंतजार कर रहे होंगे, वह हवा के विपरीत एक पुरानी साइकिल का पैडल मारते हुए तुम्हें पीछे कैरियर पर बैठाए तुम्हारी बस तक पहुंचा देगा। बस पकड़कर तुम कहीं भी चले जाओगे, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद, पर हवा के विरुद्ध उझक उझक के उसका पैडल मारना तुम्हारे साथ जाएगा। तुम साइकिल चलाना भूलना भी भूल जाओगे और आगे चले जाओगे, मसलन उत्तर आधुनिकता की एक बासी बहस में। तब भी वह लौट रहा होगा घर। बस स्टैंड से घर पहुंचने में सांझ हो जाएगी उसके जीवन की। रात की आंख से वह तुम्हारा रास्ता देखेगा। एक छोटी सी कविता है आस्था। किसी से जूता मांगा, किसी से रास्ता, किसी से प्यार मांगा, किसी से कल का पता। बस एक माँ थी जिससे कुछ मांगना नहीं पड़ा। वह दाता नहीं थी, दान थी। मैं माँ की जिंदगी हूँ। एक जरा सी लंबी कविता है कल मैं उसका इंतजार करूंगा। प्रेम के सारे हादसे एक भारी ट्रक की तरह मेरे सीने से होकर गुजर चुके हैं। जिंदगी अपने ही शहद में मधुमक्खी की तरह डूब रही है। सारा ज्ञान अतिरिक्त अनार की तरह सड़ रहा है। विद्रोह की जगह ममता को दे चुका हूं। बाहर बहुत शोर है, नहीं भीतर भी संगीत नहीं। बहुत से चेहरों को जाने क्या खोजते हुए उलट पुलट चुका हूं। सब कुछ एक लय में नष्ट हो रहा है, पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। आज से ही मेरी धमनियों में किसी के आने की तैयारी है। मेरा बैंक खाता सालों से बहुत बीमार है, हालांकि उतना नहीं जितना सरकार की मंशा। दर्जी किसी भी वक्त मेरे कपड़े रफू करने से इनकार कर सकता है। इतना वेद्य हो चला हूं कि चींटियां भी लामबंद होकर मुझे ढहा सकती हैं, और सारी दया दृष्टियां आजकल में मुझे दफनाने के बारे में सोच रही हैं, पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। मेरी देह मेरे मन की साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रही है। मैं उसे साइकिल पर नहीं बैठा रहा हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे मटर की सूखी फसल की तरह पीट कर वसा दिया है। मेरी आत्मा और आवरण पूरी तरह अलग हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं, एक लपट जो 14 के बाद उठी थी पूरे देश पर तंबू की तरह तन चुकी है। वित्त मंत्री की नाटकीय विनम्रता को कुछ और सुरक्षाकर्मी मिल चुके हैं, कुछ और बौद्धिक लुढ़क चुके हैं उस ओर, पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। हम जब तक किसी की राह देखते हैं तब तक अमरता हमारे साथ चलती है। हम जब तक किसी की राह देखते हैं तब तक अमरता हमारे साथ चलती है। अगर तेजाब हुआ वक्त हम पर हमला करता है और हम बचा ले जाते हैं मुट्ठी भर मुलायमियत, तो खोया नहीं अभी आदमी होने का जादू। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचूंगा, टूटे जूतों को अगले मौसमों के लिए भी बचाते हुए। वहां शब्द होंगे और प्रशंसाएं, वहां अभिनय होंगी और चालाकियां, वहां झूठ होंगे और लालच,
वहाँ एक भरा हुआ खालीपन होगा, दूर से ही मुझ पर पागल कुत्ते की तरह भौंकता हुआ। मैं थक कर गिर जाऊंगा अपनी ही किसी कविता की दरार में। फिर भी यह तथ्य है कि कल मैं उसका इंतजार करूंगा। यह आखिरी कविता है। मेरे खून का एक संक्षिप्त इतिहास। मेरे पुरखे वहां जंगल के उस पार टीलों और पहाड़ों पर अपने ढोर लेकर गए थे और नहीं लौटे हैं। शाम गाढ़ी होती जा रही, यह बेला अंधेरे में डूबने वाली है। घिर आए हैं बादल, खोने लगी हैं दिशाएं, और मेरे पुरखे नहीं लौटे हैं। आकुलता की अति में लिपटा अजीब मनहूस मौसम है। रोशनी की हार पर रोने वाले हैं बादल। जंगल के रास्ते अभी डूबकर मर जाएंगे पानी में। रास्तों की मौत से पहले कबूतर लौट आए हैं घोंसलों में। मुर्गियां लौट आई हैं दड़बों तक। हिरन, घोड़े, गाय, बाघ, भेड़िए सब लौट आए हैं जंगल के इस पार। पर मेरे पुरखे टीलों पर बैठकर बांस की टोकरी बना रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। शाम खत्म हो चुकी है और वे नहीं लौटे हैं। मैंने मेमनों को हत्यारा साबित होते देखा और हत्यारों को प्रधानमंत्री घोषित होते देखा। इसी देश में ईमान को झूठ की बैठक में नाचते देखा और बिच्छुओं को अहिंसा पर शोध पत्र पेश करते हुए देखा। मेरे भीतर की आग किसी और दिन के लिए, क्रोध में आकाश हुई मेरी चीख किसी और दिन के लिए, विवेक से बाहर मेरे व्यवहार की यह थरथराहट किसी और दिन के लिए। आज यह अंधेरी शाम की बेला, घिरे हुए बादल, सन्नाटा ओढ़े जंगल, और मेरे पुरखे अभी तक नहीं लौटे हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पराग। आपके शब्दों की महीन चित्रकारी, आपके ओरिजिनल इमेजेस आपकी कविता के हम तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रद्धा को आमंत्रित करूँगा। श्रद्धा उपाध्याय हिंदी और अंग्रेज़ी में कविता, कहानियाँ और लेख लिखती आई हैं। इन्होंने कानून और लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई की है और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करती आई हैं। शुक्रिया कार्तिकी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है भूल भुलैया। हम सबसे पहले मिलेंगे दिल्ली में घूमते बेमकसद कदमों में। सड़कें तुम्हें घर ले जाएंगी और मुझे भूल भुलैया में। मैं किताबें खरीदूंगी, कोई उन्हें पढ़ेगा। विश्व पुस्तक मेला है तो मुझे लगा किताबों के बारे में बात करनी चाहिए। हम सबसे पहले मिलेंगे दिल्ली में घूमते बेमकसद कदमों में। सड़कें तुम्हें घर ले जाएंगी और मुझे भूल भुलैया में। मैं किताबें खरीदूंगी, कोई उन्हें पढ़ेगा। मैं अपना कॉफ़ी मग अपने घर के नज़दीकी पार्क में रोक दूंगी। फिर कुछ दिन मैं उस बाग में रहूंगी। जब वापस आऊंगी तो सोफे पर समेट लूंगी 3 कविताएं, 5 कहानियाँ और 7 लेख। मैं 2 बार प्रेम में पढ़ूंगी और 6 बार निकस जाऊंगी। खून की जांच करवाऊंगी कि एड़ियों की कठोरता का सबब मिले। रसोई में जाऊंगी और एड़ियों पर खड़े होकर आराम पका लूंगी। मैंने अपनी एड़ियां नानी से पाई हैं और घुटने दादी से। मैं चलती हूँ तो माँ के बारे में सोचती हूँ। माँ ने अपनी चाय का कप घर में बोया। वो किताबें नहीं खरीदती, कभी कभी किताबें पढ़ती हैं, लेकिन उनके घर से सड़कें नहीं निकलती। वो मन्नत का धागा बांधती हैं दरवाज़ों पर। वो धागा मुझे भूल भुलैया से खींच लेगा। शुक्रिया। दूसरी कविता है जिसका टाइटल जिरह है, जो मैंने पहले भी नई धारा के इवेंट में पढ़ी है। और मैंने पहले भी बोला था कि मैंने वकालत की पढ़ाई की है, इसलिए मैं अपनी कविताओं का जो शीर्षक है वो जिरह जैसे शब्दों का रखती हूँ। खाई पाटी भी जा सकती है, चट्टान लांघी भी जा सकती है, या अपनी ही तरफ बनाया जा सकता है एक छोटा सा घर जहाँ हर ज़हनी सवाल पहना जाए। कुछ सवाल आएंगे हमारे घर
और फिर यहीं रह जाएंगे। हर दूसरे दिन धोकर धूप में डाले जाएंगे अलगनी पर। एक दिन हमारे सवाल पक जाएंगे, कुछ बस पुराने होंगे, कुछ उधड़ जाएंगे, कुछ पड़ जाएंगे हमारे कद के लिए छोटे, कुछ का रंग फीका हो जाएगा, कुछ हम फिर भी पहनेंगे क्योंकि आदत है। फिर एक दिन ऊब कर बनेंगे उनके पोंछे, उनसे अपनी ज़मीन घिसी जाएगी। जैसे एकता ने बताया कि उन्होंने रसोई की कविता लिखी, शायद सारी औरतों को रसोई की कविताएं लिखनी पड़ती हैं, तो दो बहुत छोटी, एक कम छोटी रसोई की कविता। पहली कविता का शीर्षक है खाना बनाना। मैंने अपनी मांग में लाल मिर्च डाली, देह का सारा पीलापन उतर गया, हाथों की हल्दी उतारी कढ़ाई में और खाना बन गया। दूसरी कविता सिर्फ 2 पंक्ति की, तो सुनिए। एक रात मैंने रसोई में भिगोकर रखा, एक रात मैंने रसोई में भिगोकर रखा, रात को पीकर जी कितना कोमल हो गया। और तीसरी रसोई की कविता जिसका नाम है पुरानी बातें। पहले सिर्फ पुरानी बातें पुरानी लगती थीं, अब नई बातें भी पुरानी हो गई हैं। मैंने सिरके में डाल दिए हैं कॉलेज के कई दिन, बचपन की यादें लगता था सड़ जाएंगी, फिर किताबों के बीच रखी रखी सूख गई। कितनी तरल थी प्रेम कहानियाँ, उन पर नमक घिसकर धूप दिखा दी है, ज़रूरत होगी तो तलकर परोस दी जाएंगी। और इतना कुछ फिसल गया हाथों से क्योंकि नहीं आता था उन्हें कोई हुनर। इस कविता का शीर्षक है घर की बातें। घर की बातें घर में नहीं रहनी चाहिए। घर की बातें सड़कों पर होनी चाहिए, रास्तों पर बेघर लोगों के साथ सोना चाहिए घर की बातों को। घर की बातों को मोर्चा लेकर निकलना चाहिए शहर में, पोस्टरों पर लिखी जानी चाहिए घर की बातें। घर की बातें पढ़ी जानी चाहिए अखबारों पर, और फिर उन बातों पर भेलपुरी रखकर खानी चाहिए। बनाकर पतंग फिर घर की बातों को आकाश में उड़ा देना चाहिए। और अब एक छोटी कविता और फिर एक लंबी कविता। इस कविता का शीर्षक है हंसो। कोई गिरे तो तुम उसे उठाते हुए गिरो, फिर हंसो। तुम्हारी खिलखिलाहट से किसी खंडहर में उड़ जाएंगे चमगादड़। इतिहास में कई अवकाश हैं जिनमें सद जाएगी तुम्हारी हंसी। जिस सत्ता ने तुम्हें रोने नहीं दिया उनको जीभ चढ़ाकर हंसो। 2 जहां 10 दिशाओं में हंसो। हंसो इतना कि बैठकों में रखे बुद्ध की तोंद पिरा जाए। उस चुप्पी के सामने हंसो जिसके द्वार तोरण पर लिखा था कि हंसी कर जागी। हंसो हेली जल्दी जल्दी बहुत सारा। और आखिरी कविता जो थोड़ी सी लंबी है, और इस कविता का शीर्षक है, एक श्रृंखला लिखी थी मैंने कविताओं की जिसका नाम था अजन्मे बेटे के नाम। ये अजन्मे बेटे के नाम 2 है। तुम तो आ जाओगे मेरी पेट की हसरत से इस भरी दुनिया की भीड़ बढ़ाने। मैं अपनी ममता के प्रकोप से कैसे धरती का तापमान कम करूंगी। मेरे मकदूर में हो तो मैं पूरे समाज पर स्याही लेप दूं, और तुम आओ एकदम खाली दुनिया में। तुम अपना हर आखिर खुद बनाओ, तुम किसी की समझ में ना आओ। तुम कौन सा प्रकट होगे किसी कारागार में, किसी छोटी सी बच्ची जो बनती कोई देवी उसकी बलि की नींव पर। तुम कौन से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के नैवेद्य से प्रकटोगे। तुम क्या आओगे किसी बाबा की कॉरपोरेशन के दिव्य पुत्र जीवक बीज से। तुम किस फकीर के आगे मांगी मन्नत से जन्मोगे। तुम कहाँ दिख जाओगे सोनोग्राफी में अपने लिंग से। मेरी छोटी सी दुआ सूरज की ऊर्जा से भाप बनकर बादल बनाएगी, और तुम अपनी सारी संभावनाओं के साथ बरस जाओगे मेरे जीवन पर। तुम आओगे मेरे घर में तो मैं कैसे तुम्हारा अभिवादन करूंगी। मैं प्रेम के सारे सूचकों को मापूंगी और सारी विचारधाराओं के बोझ से तुम्हें फारिग कर दूंगी। तुम्हारे पाँव को दिखाऊंगी सूरज, तुम्हारे हाथों में चांदनी मलूंगी। 5 दिशाओं में छिटकूंगी पसीने की बूंदें, और तारों से तुम्हारा आरता करूंगी।
तुम्हारे कान के पीछे लगाऊंगी मिट्टी और सबसे पहले अपना लहू चखाऊंगी। तुम्हें चिपकाऊंगी अपने सीने से और फिर कुपोषण के आंकड़ों का मंत्रोच्चारण सुनाऊंगी। तुम्हें पहनाऊंगी चांदनी की बेल और उसको कानों पर चढ़ाना सिखाऊंगी और जलाकर आदर्श किताबों के आदर्श नियम तुम्हारी नज़र उतारूंगी। अपने कुंवारे बिछिए जोड़कर बनवाऊंगी तुम्हारे कंगन और पैरों में क्रिसमस की घंटियां बजाऊंगी। हम लग भी सकते थे मेरे कॉन्वेंट स्कूल की इमारत पर टंगी यीशु और माँ मरियम की मूरत जैसे, पर तुम चाहे सलीब उठा भी लो कल, किसी के दुख की दवा कैसे करोगे। हम मेरी पूजा में रखी यशोदा कृष्ण की तस्वीर भी हो सकते थे, पर कविता के शुरू में मैंने वो संभावना निरस्त कर दी। हम वही होंगे जो हम हैं, एक परेशान देश के जो दो हैरान फर्द। तुम्हें बुलाऊंगी इंसान, तुम राजकुमार जैसे लेबल का क्या करोगे। मैं तुम्हें अपने रोज़गार की तरह पालूंगी। मैं रखूंगी हिसाब तुम्हारी हर झपक का, मैं अपनी भी हरकत का हिसाब रखूंगी। हम अपनी मजदूरी से बन जाएंगे और आस करेंगे कि हमारी मेहनत के साथ न्याय हो। क्या माएँ जो चलाती हैं चरखे या कंप्यूटर, उनके पास होते हैं देने को महल अटरिया। मैं तुम्हें सौंपूंगी लेकिन वो ज़मीन जिस पर हक होना कुछ समय पहले तक मेरे लिए अश्लील था। हर सरकारी पर्चे में तुम्हारा अलग नाम भरूंगी, जाति के डब्बे में बनाऊंगी हंसने वाला इमोटिकन और धर्म के सारे डब्बों को रंग दूंगी। तुम्हारे लिंग में लिखूंगी अजान तुम जानोगे पीठ पढ़ाई, तुम पाट दोगे हर खाई। मैं नई सुबह के ख्वाबों का हर हर्फ तुम्हारे नाम पढ़ रही हूँ। अलग तुम्हारा नाम, गगन तुम्हारा नाम। तुम जो मेरे बेटे हो सकते हो, मेरी बेटी या कुछ और। तुम जो नहीं हुए मेरे तो भी मेरे ही होगे। तुम जो होगे मेरे बेटे और मेरे नहीं होगे। तुम जो अपने बन सकते हो तो मेरे क्यों बनो। आपे आप निरंजन सोए, बढ़ाओ मेरी समझ की सरहद, बढ़ाओ मेरी सोच का दायरा। किसी का नाम क्यों बढ़ाओ, मैं क्यों पालूं किसी नाम का पुतला। तुमने अगर ओढ़ लिया कोई बेकार नाम और पहन ली कोई पुरानी पहचान, मैं ढूंढ कर अपना झुंड आसमान में उड़ जाऊंगी और पूरी दुनिया पर अपनी माहवारी का खून बरसाऊंगी। शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा। घर की बातें घर में नहीं रहनी चाहिए और हंसो मेरी हेली जैसे पंक्तियों से किस तरह से इन्होंने क्रांति के एक बहुत ही एवरीडे एस्पेक्ट को उजागर किया। तो अब मैं अदनान कफ़ील दरवेश से आग्रह करूँगा कि वो अपनी कविताएं हमें सुनाएं। अदनान का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। इनके दो कविता संग्रह ठिठुरते लैम्पपोस्ट और नीली बयाज राजकमल द्वारा प्रकाशित हैं। किबला शीर्षक कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। स्वागत है आपका अदनान। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सुंदर काव्य पाठ के बाद तो मेरा पढ़ना इजाफी ही लग रहा है मुझे, और इतने सुंदर श्रोता आप सब अब तक टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बिल्कुल युवतर दिनों की कविता सुना रहा हूँ, उसी से शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है प्रथम मिलन। एक दिन भाषा की चमकीली चप्पल उतार कर आऊँगा तुमसे मिलने। अपने प्रथम मिलन में मैं अधिक बोलने से परहेज करूँगा और अपनी आत्मा का हर बोझ उतार कर तुमसे मिलना चाहूँगा। तुम्हारे मन के सांकल को हल्के हल्के खटखटाऊँगा। तुम्हारी देह भाषा को पढ़ने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। तुम भी वक्त लेकर आना मुझसे मिलने। एक सदी की गूंज हूँ मैं, अपने एकांत में मुझे गूंजने का भरपूर अवसर देना तुम। मैं तुमसे धीरे धीरे मिलूँगा। तुम्हारी हथेली से तुम्हारी आँखों तक का सफ़र तय करने में मैं एक सदी लगा देना चाहूँगा। साथियों, अगली कविता का शीर्षक है पिता के जूते। चमड़े के जूते थे वे पिता के, बिना तस्मों वाले, खूब पुख्ता काले रंग के। पंजों के ऊपर पुराने ढंग की
मोटी उभरी सिलाई वाले और मोटे तलों वाले टिकाऊ और भरोसेमंद जूते थे वे। किताबों की अलमारी के नीचे घुप अंधेरे में पड़े रहते वे निश्चिंत, खूब इस्तेमाल होकर अब सुस्ता रहे थे वे कई सालों से। तब तक इस बीच मेरा कद निकल आया और नए जूतों की अर्जी मैंने अब्बा के हुजूर लगाई, जिसे उनने तुरंत मंजूर कर लिया बिला शर्त, पर कहा कि जब तक नए ना आ जाएं पहनूं मैं वही जूते उनके वाले, भरोसेमंद और असल चमड़े के। मैंने अलमारी के निचले खाने में देखा, वे वहीं दुबके पड़े थे, उनमें जाले तने थे और थी थोड़ी धूल पुराने ज़मानों की भी, जब पिता के पाँव में वे जचते रहे, लेकिन अब बेहोश और बेकार से पड़े थे। उन्हें झाड़ पोंछ कर मैं डाल सकता था अपने पाँव में, लेकिन जूते थक कर ऐसे चूर थे नींद में जैसे बिल्कुल बेजार हो चुके हों इस दुनिया से हमेशा के लिए। मैंने उन्हें ज़रा सा हिलाया और वे कांप गए। उनके तले से एक नुकीला कंकड़ निकलकर मेरे पंजों पर आन पड़ा, जैसे अकबका कर उठ बैठे हों जूते नींद से मेरे बेमुरव्वत झंझोड़ने पर, और उनकी कोई कीमती चीज़ अचानक खुलकर गिर पड़ी हो बाहर बेख्याली में। मैंने उन्हें जहाँ से उठाया था ठीक वहीं पर रख दिया जस का तस। वे पिता के जूते हर मुश्किल में भरोसे की ज़मानत थे जैसे। वे पिता के जूते हर मुश्किल में भरोसे की ज़मानत थे जैसे, ठीक उनकी ही तरह एक कोने में पड़े बरसों से। अब पिता नहीं हैं, अब वे जूते भी नहीं हैं। अब घर पर लटकता है वजनी ताला, अब घर में पांव डालते हुए भी कपते हैं दोनों पैर, जैसे चौखट में नहीं बल्कि इन्हें डाल दिया हो पिता के जूतों में। कविता का शीर्षक है लखीमपुर। जिस कार से टक्कर हुई वो कोई कार नहीं, हवा थी। जिन निर्भीक और मासूम किसानों की पगड़ियाँ उछलकर धूल में गिरी, के हाथ की सफाई थी, अभिनय था। जो लोग गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिए गए वे नकली पुतले थे। यह सब जिस पर वावेला है वो लोकतंत्र की कला थी, संत की कल्पना थी। कोई गोली नहीं चली, यह तो किसी शास्त्रीय नृत्य का अंग था, तबले की थाप थी जिसे आप समझ नहीं पाए, आप कलाहीन लोग। इस पर कोई कैसे उत्तेजित हो सकता है, जबकि किसी कवि की कविता थी ये, या किसी लेखक की कथा का सूत्रवाक्य, या किसी नाटक का कलात्मक दृश्य। यह तो बस मृत्यु का सौंदर्य था जो सड़कों पर बिखर गया। ये लाल लहू नहीं, लाल रंग था जो ना जाने क्यों अंधेरे के बाद भी रिश्ता रहा सड़कों पर, जहनों पर और हमारे दिलों पर। कविता का शीर्षक है मेरी दुनिया के तमाम बच्चे। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे। वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से और चींटियों से भी। वो दौड़ेंगे बेतहाशा हवा और धूप की मुसलसल निगरानी में, और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के पास। देखना, वो तुम्हारी टैंकों में बालू भर देंगे एक दिन, और तुम्हारी बंदूकों को मिट्टी में गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पर गड्ढे खोदेंगे और पानी भर देंगे, और पानियों में छपा छप लौटेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सब से जिनसे तुमने उन्हें नफरत करना सिखाया है। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन, और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो उस पार भी मौसम तो हमारे यहाँ जैसा ही है। वो हवा और धूप को अपने गालों के गिर्द महसूस करना चाहेंगे, और तुम उस दिन उन्हें नहीं रोक पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियाँ काफ़ी पसंद हैं, वो उनके साथ ही बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज़ उलट पुलट देंगे उसे और सुंदर बनाने के लिए।
एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे और तुम्हारी बनाई हर चीज़ को खिलौना बना देंगे, और तुम्हारी बनाई हर चीज़ को खिलौना बना देंगे। एक अंतिम कविता। कविता का शीर्षक है सबसे ज़रूरी बात। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रिय कविता याद नहीं आएगी। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रिय कविता याद नहीं आएगी। उसके नाम का विरत करते करते कोई दिन अचानक ही टूट जाएगी माला। मनकों की तरह बिखर जाएगा उसका नाम। गुम हो जाएगी संदूकची की सुनहरी चाबी। जब आखिर मर्तबे खोलना होगा उसे, निमत खाना उड़ता चला जाएगा नींद के नीले पंखों पर सवार। जब रखना होगी हमें उसमें अपनी सबसे अजीज चीज़। याद नहीं आएगी वो नीली चोट कब और कैसे लगी थी जब धुन में जीते थे। कोई हीड़ जाएगा पानी से भरा परात। कोई हीड़ जाएगा पानी से भरा परात। चांदी सी रात में निर्दयता से सबसे ज़रूरी बात भूल जाएगी कहनी। जैसे भूल गया हूँ अभी क्या कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी युवा कवियों की कविताओं में हमें कई रंग देखने को मिले, जिनमें प्रेम के रंग थे, चाहे वो अपने प्रेमी या प्रेमिका से बात हो, अजन्मे बच्चों से बात हो, कई सामाजिक सरोकारों के बारे में बात की। और हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप सब ने समय निकाला और आप यहाँ पे आए इस कविता पाठ के लिए, और आप सबका सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये गोष्ठी आज राजकमल प्रकाशन और नई धारा के साझा प्रयास से संभव हो पाई है, और नई धारा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम आप तक लाता रहता है, और इस वर्ष खासकर लाएगा क्योंकि ये हमारा 75वां वर्ष है। तो आप नई धारा से जुड़े रहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और इन सब कवियों की कविताएं पढ़ते रहें, इन्हें अपना प्रोत्साहन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।